नमस्ते दोस्तों। आज हम गरिमा की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो सुनते हैं गरिमा की कहानी। निक्की की शादी पक्की हो गई थी। यह खबर मिलते ही गरिमा के हृदय में जैसे मनहूसियत से छा गई थी। अब तो 30 वर्ष से भी अधिक की हो गई थी निक्की की उम्र। भैया भाभी के लाख प्रयास के बाद भी निक्की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक और जहां शादी में ज़्यादा खर्च न कर पाने की असमर्थता रहती, वहीं दूसरी तरफ सुयोग्य वर मिलना भी कठिन हो जाता था। और जब शादी तय हो गई है तो गरिमा की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी की जगह उसके हृदय में शंका और डर सा समा रहा था। गरिमा निक्की की बुआ है। खाली हाथ शादी में गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी? उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी। और यदि आशुतोष से निक्की के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या आशुतोष का बेबस चेहरा उसके हृदय को तार तार कर नहीं देगा? निरीहता से भर उठी है गरिमा। भैया गरीब है, ज़रूरतमंद है, पर आत्मसम्मानी भैया को निस्संदेह गरिमा से कोई आशंका नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए गरिमा से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही वो तो पली बड़ी है। पिता की असमय मौत ने उसकी माँ को मानसिक रोगी ही बना दिया था। तब भैया भाभी ने ही उसे स्नेही संरक्षण दिया। भैया के गले में बाहें डालकर लाड़ दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए थे। भैया के साथ बिताया गया हर पल गरिमा के लिए अविस्मरणीय था। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा गरिमा के मुंह में ठूंसकर दायित्व निर्वाह करती भाभी के एहसान कदाचित उन्हें सोने चांदी से तौल कर भी उसके ऋण नहीं चुका सकती थी गरिमा। जाने कितनी बार गरिमा ने भाभी को बगैर सब्जी की दाल रोटी गटकते देखा, लेकिन गरिमा की थाली में सब्जी की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। गरिमा ने आशुतोष को भैया भाभी की हर बात बताई है। आशुतोष को भी निक्की की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने का ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते ही कहाँ हैं जो खर्च किए जाए। आशुतोष की मजबूरी जानती है गरिमा, इसलिए चुप रहती है वो। आशुतोष भी कदाचित अपनी विवशता के कारण चुप रहता था, अपने भीतर चल रहे द्वंद से लड़ता रहता था। पहले गरिमा भी नौकरी करती थी, वह शिक्षिका थी, लेकिन ब्याह होने के बाद आशुतोष ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो गरिमा, माँ बहुत कमज़ोर रहती है। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ़ से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, गरिमा ने सुझाव दिया। आया का खर्च भी कम नहीं होता गरिमा, चोरी चौपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको। फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो, मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। स्नेह से गरिमा के गालों को हथेली पर रखते हुए निर्णयात्मक लहजे में आशुतोष ने फैसला सुनाया तो गरिमा को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति आशुतोष का स्नेह भाव देखकर पहले गरिमा को भी बहुत अच्छा लगा। वह एक मातृभक्त पुरुष की पत्नी है। आशुतोष का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना गरिमा को बेहद भला लगता था। हर माह वेतन मिलते ही आशुतोष सारा वेतन माँ के हाथों पर रख दिया करता था। यह भैया भाभी के द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम था कि गरिमा यह सब देखकर कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई,
लेकिन जल्द ही आशुतोष का मातृ प्रेम गरिमा को खटकने लगा। यदि प्रेम और विश्वास दोनों पक्ष बराबर हो तो सब कुछ सुखद भी लगता है, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में भी भला कौन सुखी रहता है। आशुतोष को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसीलिए उसने कभी माँ से अपने दिए गए पैसे का हिसाब कभी मांगा ही नहीं। लेकिन गरिमा जानती थी कि माँ पैसे बचाती है। कई बार गरिमा ने उन्हें निशा को पैसे देते देखा था। गरिमा सोच सोच कर व्याकुल हो उठती थी। यदि निशा को पैसों की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, पर आशुतोष को इसकी जानकारी देनी भी आवश्यक है। आशुतोष को अंधेरे में रखकर माँ द्वारा किया जा रहा कृत्य गरिमा को तनावग्रस्त कर रहा था। उसे लगता जैसे आशुतोष की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में है। न तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिल रहा था, न ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद आशुतोष के प्रति गरिमा का स्नेह दुगना होता जा रहा था, क्योंकि वे जानती थी कि आशुतोष का उसके अलावा कोई नहीं है। घर की परिस्थिति माँ से छिपी नहीं थी, लेकिन तब भी वे बजाय इस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी बेटी को पैसे देती थी। गरिमा के कई बार लगातार माँ से शिकायत की आशुतोष से करनी चाहिए, लेकिन कहीं आशुतोष सच जानने के बाद माँ से स्पष्टीकरण न मांगे और घर का शांत वातावरण दुखद न बन जाए, यही सोचकर वह चुप रह जाती थी। कई बार पैसों की तंगी के कारण गरिमा को अपनी आकांक्षाओं को अपने अंदर ही दफन कर देना पड़ता था, पर गरिमा की ललक माँ को पिघला नहीं पाती थी। जैसे ही वे कभी कभार निशा को पैसे दे देती है, वैसे गरिमा को भी क्यों नहीं दे पाती। यदि आशुतोष घर खर्च के लिए गरिमा को पैसे दिया करता था तो निश्चित ही गरिमा के अपने भी थोड़े पैसे हर माह बचा लिया कर, पर फिलहाल तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। जब भी आवश्यकता हो वह आशुतोष से मांगती थी। आशुतोष कभी अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर दे देता तो कभी माँ से लेकर देता। पिछली बार जब होटल दीप्ति में साड़ियों की सेल लगी थी, तभी गरिमा की पास पड़ोसियों की सभी सखी सहेलियाँ सेल से साड़ी खरीदने के लिए जा रही थी। उन्होंने गरिमा से साथ चलने का आग्रह किया। इस बार गरिमा अपनी आकांक्षाओं को अपने आगे विवश हो गई और पैसे मांगने के लिए आशुतोष के पास गई, पर हमेशा की तरह आशुतोष के चेहरे पर एक तरह से बेबसी छा गई। उसे गरिमा के लिए माँ से पैसे मांगने पड़े। माँ ने तो पैसे दे दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू, अड़ोस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललचाना गलत तो नहीं, लेकिन साथ में यह देख लेना भी ज़रूरी है कि आशुतोष की कम तनख्वाह में क्या यह संभव है। और फिर तुम्हारे पास साड़ियाँ तो हैं, तुम इस बार तो चली जाओ, पर आगे से ध्यान रखना, ज़रूरत हो तभी कुछ खरीदना, अन्यथा पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए बेटी। आज थोड़ा बहुत बचाओगी तो कल तुम्हारे काम ही आएगा। और गरिमा का मन उचाट हो गया। वह सखियों के साथ बेमान से चली तो गई, लेकिन एक साधारण सी साड़ी भी खरीदी उसने, लेकिन वह खुशी से नहीं खरीद पाई। सखियों का उल्लासित चेहरा देखकर उसे बार बार अपने पर शर्म आती रही, यह सोचकर कि कैसा जीवन है उसका। माँ ने तो थोड़े से ही पैसे दिए हुए थे, कितनी लंबी चौड़ी बातें सुना दी थी, और सब कुछ सुनकर भी खामोश रहना पड़ा। आशुतोष जैसे उसे माँ की हर बात मान्य हो। कभी कभी तो गरिमा बड़ा उपेक्षित महसूस करती थी। यदि उसने नौकरी छोड़ दी नहीं होती तो उसके इच्छानुसार अपना जीवन जी पाती थी, लेकिन अब इन बातों को सोचकर मन मैला करने से क्या फ़ायदा। खैर,
जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसे तो वह सहन कर लेती है, लेकिन फ़िलहाल निक्की का ब्याह सिर पर था। कितनी विषम घड़ी आ गई थी। यदि वह आशुतोष से ज़रा सी जिद करेगी तो निश्चित ही गरिमा की खुशी के लिए कर्ज लेकर इंतज़ाम कर देगा। लेकिन कर्ज लेकर आशुतोष पर बोझ डालना गरिमा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर चुप रहना भी तो कोई हल नहीं होगा। आशुतोष से बात तो करनी ही पड़ेगी। आशुतोष गरिमा की आकांक्षा जानकर ही परेशान न हो जाए, यह सोचकर गरिमा के नेत्र सजल हो उठे। वह तो सदैव यही चाहती थी कि अपनी वजह से आशुतोष को भी परेशान न होने दे। बेचारा आशुतोष, गरिमा के अलावा उसका ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था। अपनी माँ को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है वह, पर यह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे कैसे छल रही है। माँ का दिल टटोलने के उद्देश्य से गरिमा ने मन ही मन योजना बनाई कि वह माँ के साथ ज़रूरत से भी ज़्यादा नरमी से पेश आएगी और उन्हीं को अपनी समस्या बताएगी। देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वैसे तो माँ के अनपेक्षित व्यवहार के बावजूद गरिमा उनसे भी कठोर नहीं हो पाई थी, पर अब उनके साथ अपेक्षाकृत व अधिक कोमल व्यवहार करने का उसने निर्णय कर लिया था और मौका पाते ही वह अपने उधेड़-बुन में माँ को अवगत कराते हुए बोली, माँ, निक्की की शादी में जाना है। समझ में नहीं आता उसे क्या तोहफा दूँ। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अतः उनकी बेटी के प्रति मेरा भी कोई दायित्व बनता है। तुमने आशुतोष से बात नहीं की? नहीं माँ, पूछने में संकोच हो रहा है। कितनी मुश्किल से घर चल रहा है, उस पर यह शादी। हाँ, वो तो है, कहते हुए माँ गरिमा के पास खिसक गई। तू ऐसा कर बेटी, आशुतोष से इस समय कुछ बात मत करना। उसके पास पैसे तो है नहीं, वह बेकार परेशान होगा। लेकिन उनसे कहे बगैर? तुमसे कहा है ना, उससे मत कहना। अपनी बात में दृढ़ता लाती हुई माँ बोली। उन्हें देखकर लग रहा था मानो बेटे की परेशानी से व्यथित हो। गरिमा का भी जी चाह रहा है कि वह अपने नाटकीय आवरण को उतार फेंके और कह दे कि अगर बेटे की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो बेटे का पैसा चुरा चुरा कर बेटी को देने की क्या ज़रूरत है। खुद जब बेटे के साथ छल करती है तब कुछ नहीं लगता, और इस वक्त चेहरे पर ऐसे स्नेह उमड़ रही है जैसे ममतामयी माँ और कोई नहीं हो सकती। छी! गरिमा का हृदय माँ के लिए नफरत से भर गया। उसने निर्णय ले लिया, वह खुलकर इस विषय पर आशुतोष से बात करेगी। यदि गरिमा को कुछ पैसे मिलते रहते तो आज निक्की की शादी में वक्त यह समस्या नहीं आ पाती। आखिर आशुतोष के पैसे पर गरिमा का भी हक बनता है। गरिमा का हृदय कुंठाग्रस्त हो चला। जब तक वह अपनी व्यथा को आशुतोष के आगे उड़ेल नहीं देगी, मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस रात भी गरिमा आशुतोष से कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि आशुतोष देर रात को घर लौटा और कहने लगा कि ओवर टाइम कर रहा था। गरिमा पसीज गई, थककर चूर हो गया था आशुतोष। गरिमा को आशुतोष के आराम की चिंता होने लगी थी। अब इस वक्त कुछ भी ना कहना यही अच्छा होगा। माँ के संबंध में कुछ भी कहकर वह आशुतोष की नींद हराम नहीं कर पाई थी और चुपचाप अपने तनाव को अपने अंदर